हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मध्यकालीन भारत के इतिहास का लेक्चर नंबर ये 14 है। दिल्ली सल्तनत हम पढ़ रहे हैं। एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी चैप्टर है ये। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। और दिल्ली सल्तनत के अंदर खिलजी वंश को हम पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों को आपको पढ़ना है, गुलाम वंश से लेकर लोधी वंश। तो अभी हम पढ़ रहे हैं खिलजी वंश। टाइम पीरियड के हिसाब से देखा जाए सबसे छोटा टाइम पीरियड खिलजी वंश का ही है। मात्र 30 वर्ष का टाइम पीरियड है। 30 वर्षों तक खिलजी वंश ने रूल किया। और सबसे बड़ा टाइम पीरियड देखेंगे आपने तो तुगलक वंश का है। लगभग 94 वर्षों तक तुगलक वंश ने राज किया हुआ है। तो खिलजी वंश की हम जो है के बारे में पढ़ रहे थे, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। खिलजी वंश में आपने अभी तक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पढ़ लिया। उसके बाद उसका भतीजा आया था अलाउद्दीन खिलजी, ये भी आपने पढ़ लिया। अभी तक यहाँ तक पढ़ा आपने। अब इसके बाद मुबारक खिलजी के बारे में आपको पढ़ना है। पूरा नाम है इसका मुबारक शाह खिलजी। 1316 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहता है। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मुबारक शाह खिलजी बनता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के जस्ट बाद मुबारक शाह खिलजी गद्दी पर नहीं बैठता। उसके पहले इसका भाई कुछ महीनों के लिए, लगभग 4 महीनों के लिए गद्दी पर बैठा था। उस भाई का नाम था शिहाबुद्दीन उम्र। तो अलाउद्दीन खिलजी के मुख्य तौर पर ये 4 पुत्र हैं ऑफिशियली जिनका नाम है। हालांकि बहुत पुत्र थे, लेकिन इन चारों का नाम ऑफिशियली गिना जाता है। तो खिज्र खां, सादी खां, मुबारक शाह और शिहाबुद्दीन उम्र। तो शिहाबुद्दीन उम्र की उम्र मात्र 6 वर्ष की थी जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई थी ना। तो शिहाबुद्दीन उमर की जो उम्र थी वो 6 वर्ष थी। अलाउद्दीन खिलजी के बहुत करीब मलिक काफूर आ गया था, आपको मालूम ही है। मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ से ख़रीदा था, इसका जवाब आप दे पाएंगे। बहुत पहले मैंने आपको बता दिया था, गुजरात से ख़रीदा था। तो इसी कारण से मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। 1000 दिनार में मलिक काफूर को ख़रीदा था अलाउद्दीन खिलजी ने। और एक दोस्ताना व्यवहार था मलिक काफूर के साथ अलाउद्दीन खिलजी का। ये सब आपने पहले हमने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। तो अलाउद्दीन खिलजी जब अपने आखिरी वक्त पे था, अर्थात जब ये इसकी मृत्यु ही होने वाली थी, तो ये बहुत अधिक बीमार हो गया था और मलिक काफूर इसके बहुत करीब था। तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी की जो वसीयत है वो पढ़ी। उसके हिसाब से अब मलिक काफूर ने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी की ये इच्छा थी कि उसका पुत्र जो शिहाबुद्दीन उम्र है ये गद्दी पर बैठे। तो ऐसा ही हुआ। शिहाबुद्दीन उम्र को गद्दी पर बैठाया गया, सुल्तान बनाया गया और संरक्षक के रूप में मलिक काफूर खुद बन गया। अलाउद्दीन खिलजी के बाद शिहाबुद्दीन उम्र, जिसकी उम्र मात्र 6 वर्ष की थी, ये गद्दी पर बैठा, अर्थात दिल्ली का अगला सुल्तान बना। लेकिन इसका संरक्षक जो बन गया मलिक काफूर बन गया। हम आगे बढ़ें उससे पहले ये जान लीजिए कि जो झैत्यपली थी, झैत्यपली जिससे अलाउद्दीन खिलजी ने शादी की थी, ये झैत्यपली आपको अगर याद हो, पिछले लेक्चर आपने देखा हो, ये रामचंद्र की बेटी है। ये रामचंद्र की बेटी है जो यादव वंश के शासक थे। देवगिरी के यादव वंश के जो शासक थे उन्हीं की ये पुत्री थी जिससे अलाउद्दीन खिलजी ने शादी कर ली थी। और झत्यपली के ही 2 पुत्र मुबारक शाह और शिहाबुद्दीन थे। ठीक है, तो इतना आप ख्याल रखिए। तो शिहाबुद्दीन उम्र सुल्तान तो बन गया, लेकिन सारी जो ताकत थी वो किसके हाथ में है? मलिक काफूर के हाथ में है। मलिक काफूर के हाथ में है। और कुछ दिनों बाद मलिक काफूर ने झैत्यपली से शादी कर ली। अलाउद्दीन खिलजी की जो विधवा थी झैत्यपली, उससे शादी कर ली किसने? मलिक काफूर ने। उसके बाद होना क्या था, विरोध होने लग गया। अलाउद्दीन खिलजी के जो तुर्क सरदार थे, जो उच्च पदों पर बैठे हुए थे, जो अलाउद्दीन खिलजी के बहुत वफादार हुआ करते थे, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। और इसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के एक पुराने वफादार जो बॉडीगार्ड था, उसने मलिक काफूर की हत्या कर दी। मलिक काफूर की हत्या कर दी। इससे पहले मलिक काफूर ने जब शिहाबुद्दीन उम्र को सुल्तान बनाया था ना, तो उसने खिज्र खां, शादी खां, मुबारक शाह इनको कैद करवा दिया था। इसमें खिज्र खां और शादी खां की आंखें इसने
नोचवा दी थी, मतलब इसको अंधा करवा दिया था, इन दोनों को अंधा करवा दिया था और मुबारक शाह को भी कैद कर लिया था। लेकिन ज्यों ही अलाउद्दीन खिलजी का जो पुराना वफ़ादार बॉडीगार्ड था उसने मलिक काफूर की हत्या की और मुबारक शाह को रिहा करवा लिया, तो इसके बाद सुल्तान बना मुबारक शाह खिलजी। तो मुबारक शाह जब रिहा हुआ तो उसने शिहाबुद्दीन उम्र को ही कुछ दिनों तक सुल्तान बना रहने दिया और उसका खुद संरक्षक बन गया। लेकिन कुछ हफ्तों के बाद ही अप्रैल का महीना था, अप्रैल 1316 का टाइम पीरियड था, मुबारक शाह ने शिहाबुद्दीन को भी अंधा कर दिया और इसको ग्वालियर भेज दिया, ग्वालियर की जेल में बंद कर दिया। और कुछ ही दिनों के बाद शिहाबुद्दीन उम्र की भी मृत्यु हो जाती है। तो अब सुल्तान बन जाता है मुबारक शाह। तो मुबारक शाह डायरेक्ट अलाउद्दीन खिलजी के बाद सुल्तान नहीं बना था, इससे पहले इसका भाई कुछ दिनों का क्या कहा जाए, कुछ महीनों तक, जनवरी से अप्रैल महीने तक शिहाबुद्दीन उम्र ये सुल्तान बना रहा। तो किस प्रकार से मुबारक शाह खिलजी के हाथों में सत्ता आई, ये कुछ बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया अच्छे से। अब मुबारक शाह खिलजी आता है। अब ये मैप देख लीजिए, ये पूरा साम्राज्य फैलाया हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो दक्षिण भारत में भी उसने अपनी छाप छोड़ दी थी। हालांकि दक्षिण भारत में देवगिरी को छोड़कर बाकी अन्य जो क्षेत्र थे, जैसे पांड्यों का जो क्षेत्र था, इसके अलावा वारंगल जो क्षेत्र था जहाँ पे काकतीय वंश के शासक थे, और यहाँ पे द्वार समुद्र वाला जो क्षेत्र था जहाँ पे होयसेल वंश के शासक रहते थे, इनको उसने अपने अधीन कर लिया था। वहाँ का साम्राज्य अलाउद्दीन खिलजी ने जीता नहीं था, बल्कि उन्हें मजबूर कर दिया था कि ये इनको टैक्स देंगे। हालांकि शासन चलाने का काम ये खुद ही करेंगे, वहाँ पर दिल्ली का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, बस हर वर्ष इनको टैक्स देना था। तो इसलिए मैप में आप देख पा रहे हैं ऊपर वाला जो एरिया है ये डार्क है और नीचे वाला जो मैप में दर्शाया गया है ये लाइट कलर में दर्शाया गया। इसका अर्थ यही है कि जो डार्क कलर में है यहाँ पर तो सीधे सीधे अलाउद्दीन खिलजी का पूरा शासन चलता था, जबकि जो आपका लाइटेड एरिया है यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की सत्ता नहीं थी, बल्कि ये अलाउद्दीन खिलजी के अधीन आ चुके थे और हर वर्ष टैक्स दिया करते थे। तो इतना तो आपने पढ़ ही लिया अच्छे से। अब मुबारक शाह खिलजी जब आएगा ये सब बर्बाद कर देगा। कैसे बर्बाद करेगा, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब मुबारक शाह खिलजी आ चुका है, ये तस्वीर है, देख लीजिए मुबारक शाह खिलजी की। 1316 से 1320 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहता है। तो मुबारक शाह खिलजी जब गद्दी पर बैठा, ये भी बहुत छोटी आयु का था, लगभग 17 या 18 वर्ष की आयु का था जब ये गद्दी पर बैठा था, ठीक है। और बहुत ही रंगीन टाइप का ये शासक हुआ करता था। ये दिल्ली का पहला सुल्तान ऐसा हुआ जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया। अपने आप को खलीफा घोषित करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? मुबारक शाह खिलजी था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसने एक उपाधि ग्रहण की थी, खलीफातुल्लाह। इसकी बहुत सारी उपाधियाँ थी, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण उपाधि है खलीफातुल्लाह, अर्थात गॉड का रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को इसने घोषित किया हुआ था। ये कभी कभी दरबार में नग्न अवस्था में आ जाता था, बिना किसी कपड़ों के ही दरबार में ये दौड़ा करता था। ये कहना है जियाउद्दीन बर्नी का। जियाउद्दीन बर्नी की एक पुस्तक है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, उसमें जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा हुआ है कि मुबारक शाह खिलजी जो था ये नग्न अवस्था में आ जाया करता था दरबार में। मुबारक शाह खिलजी के बारे में याद रखिए। और मुबारक शाह खिलजी का एक बहुत ही ख़ास मित्र बन चुका था, उसका नाम था मुबारक हसन। मुबारक हसन के बारे में मैं आपको बताऊं, मुबारक हसन पहले हिंदू हुआ करता था, इसने बाद में इस्लाम धर्म को कबूल किया था। इसका बैकग्राउंड अगर मैं आपको बताऊं तो अलाउद्दीन खिलजी आप जानते ही हैं, इसने 1305 ईस्वी में, लगभग 1305 ईस्वी में मालवा पर हमला किया था ना। तो मालवा पर जब हमला किया था बहुत सारे लोगों को ये कैद करके ले आया था, उसमें मुबारक हसन भी था। ये जब दिल्ली आया इसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और जो है सुल्तानों के अधीन काम करने लग गया। अपनी बहादुरी, अपनी ताकत के बदौलत ये उच्च पदों पर आने लग गया और इस तरीके से ये मुबारक शाह खिलजी के बहुत करीब आ गया। मुबारक शाह खिलजी ने इसको खुसरो खां की उपाधि दी थी।
मुबारक शाह खिलजी ने इसको क्या दी थी, किसकी उपाधि दी थी? खुसरो खां की उपाधि दी थी। और ये खुसरो खां वही बनेगा जो मुबारक शाह की हत्या करेगा। तो मुबारक शाह की हत्या करने वाला खुसरो खां ही था, ये जान लीजिए। खुसरो खां हिंदू धर्म से बिलोंग करता था और हिंदू धर्म में एक जाति हुआ करती थी बिरादू जाति से बिलोंग करता था खुसरो खां। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मुबारक शाह खिलजी के बहुत करीब 2 लोग हुआ करते थे। खुसरो खां के मेरे बारे में बता दिया। इसके अलावा एक और गुलाम था, हिसामुद्दीन और खुसरो खां, इन दोनों का सुल्तान के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप था। खुसरो खां और हिसामुद्दीन, इन दोनों का मुबारक शाह खिलजी के साथ फिज़िकल रिलेशन था। ये खुलेआम दर्शाता था, मुबारक शाह खिलजी जो है ना, इनके साथ जो रिलेशन था खुलेआम दर्शाता था, राज दरबार में सबके सामने जो है ये इसको दर्शाता था। ये भी बर्नी का ही कहना है, जियाउद्दीन बर्नी का कहना है, अपनी पुस्तक तारीख़ फ़िरोज़ शाही में ऐसा लिखा गया। ठीक है, ये है। इसके बाद मैंने आपको बताया मुबारक शाह खिलजी ने सब बर्बाद कर दिया जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो अमीर थे, मतलब जो धनवान लोग थे, उनसे ज़मीनें छीन ली थी, उनको गरीब कर दिया था ताकि वो सुल्तान को पद से हटाने के लिए षड्यंत्र ना कर सकें। ऐसा अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो मुबारक शाह खिलजी ने क्या किया, जो उनसे ज़मीनें छीनी हुई थी उनको वापस कर दी। इसके अलावा बहुत सारे कैदी, हज़ारों संख्या में कैदी, लगभग 17,000 से अधिक, 17,000 से 18,000 के आसपास जो कैदी थे जिन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने कैद किया हुआ था, मुबारक शाह खिलजी ने उनको छोड़ दिया। और आप जानते ही हैं अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पर बहुत बड़ी सेना हुआ करती थी, लगभग 4,75,000 सेना हुआ करती थी। इन सैनिकों को चलाने के लिए उसने बाज़ार नियंत्रण प्रणाली शुरू की हुई थी। तो उस बाज़ार नियंत्रण व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया मुबारक शाह खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था, बहुत कम सैलरी देता था सैनिकों को, लेकिन मुबारक शाह खिलजी ने उनको बहुत अधिक सैलरी देना शुरू कर दिया, लगभग 6 गुना सैलरी उनकी बढ़ा दी। मुबारक शाह खिलजी ने सैनिकों की जो सैलरी थी ना, वो 6 गुना बढ़ा दी थी। इसके अलावा जो कठोर दंड व्यवस्था चलाई गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, उसको भी समाप्त कर दिया। और जो कर व्यवस्था थी, कठोर कर व्यवस्था, जिसमें 50% तक जो टैक्स लिया जाता था, वो सब समाप्त कर दिया मुबारक शाह खिलजी ने। कठोर दंड व्यवस्था आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? जैसे कोई भी दुकानदार अगर कम चीज़ तौलता था तो उसको बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती थी। जैसे जितना कम उसने तौला हुआ है उसके शरीर से उतना मांस निकाल लिया जाता था। ये सब जो कठोर दंड व्यवस्था थी, ये सब समाप्त कर दिया था मुबारक शाह खिलजी ने। ठीक है, तो इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। उसका शासन जो है बहुत छोटा होता चला गया और अंत में आकर 1320 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसको मारा किसने था? खुसरो खां ने मारा था। लेकिन उससे पहले उसके 3 अभियान आप देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो अभियान मैप में दिखाए गए हैं, ये तो अलाउद्दीन खिलजी के अभियान हैं। आपको मालूम ही है कि गुजरात पर अधिकार कर लिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर अधिकार कर लिया था और यहाँ पर उसने अपना एक गवर्नर नियुक्त किया था, अल्प खां। किसने नियुक्त किया था? ध्यान से सुनिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने नियुक्त किया था। अल्प खां ये समधी हुआ करता था, अलाउद्दीन खिलजी का ये समधी हुआ करता था। अर्थात अल्प खां की 2 पुत्रियां का विवाह जो है ना, अलाउद्दीन खिलजी के 2 पुत्रों के साथ कर दिया गया था। शादी खां और खिज्र के साथ किया गया था। तो अल्प खां अलाउद्दीन खिलजी का जो है समधी हुआ करता था। लेकिन अल्प खां को बिल्कुल पसंद नहीं करता था मलिक काफूर। जब अलाउद्दीन खिलजी बहुत बीमार पड़ गया तो मलिक काफूर ने एक षड्यंत्र रचा और उसने सोचा कि अल्प खां को मार दिया जाए, अल्प खां की हत्या कर दी जाए। तो इसके लिए मलिक काफूर ने ये किया कि देवगिरी के अंदर एक गवर्नर नियुक्त किया गया था सुल्तान के द्वारा, आइन उल मुल्क। क्या नाम है? लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, आइन उल मुल्क। तो आइन उल मुल्क को गुजरात में भेजा गया ताकि अल्प खां को मार सके। तो
आइन उल मुल्क गुजरात की ओर रवाना हो रहा था। रास्ते में ही उसे ये खबर मिली कि अलाउद्दीन खिलजी की भी मृत्यु हो चुकी है और मलिक काफूर की भी मृत्यु हो चुकी है। तो वो चित्तौड़ के पास रुक गया। आइन उल मुल्क चित्तौड़ के पास रुक गया। लेकिन मुबारक शाह खिलजी जब ये सुल्तान बना, जब इसे मालूम चला कि गुजरात अभियान की ओर जा रहा है आइन उल मुल्क और रास्ते में रुका हुआ है, तो इसने एक संदेश भिजवाया आइन उल मुल्क को कि वो अपना गुजरात अभियान पूरा करे, कंटिन्यू करे। ये किसने कहा? मुबारक खिलजी ने कहा। और मुबारक खिलजी ने किसको भेजा था? आइन उल मुल्क को बताने के लिए कि वो अपना गुजरात अभियान पूरा करे। ये आपको जानकर आश्चर्य होगा, इसने तुगलक को भेजा था, गियासुद्दीन तुगलक, जो इसके बाद अलग वंश की स्थापना करने वाला है। खिलजी वंश समाप्त होने वाला है, आगे चलकर तुगलक वंश शुरू होगा और तुगलक वंश की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक ने की थी ना। तो वही गियासुद्दीन तुगलक को मुबारक शाह खिलजी ने भेजा था आइन उल मुल्क से मिलने के लिए और आइन उल मुल्क को ये बताने के लिए कि गुजरात अभियान वो पूरा करें। तो इस प्रकार आइन उल मुल्क ने अपना गुजरात अभियान पूरा किया। अल्प खां की हत्या हो गई। लेकिन जो ही देवगिरी से आइन उल मुल्क गुजरात की ओर जाता है ना, तो देवगिरी में विद्रोह हो जाता है। देवगिरी में पहले रामचंद्र शासक हुआ करते थे। तो रामचंद्र का एक दामाद था हरपाल देव, ठीक है, हरपाल देव, क्या नाम था? हरपाल देव। वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं देवगिरी में। तो देवगिरी में विद्रोह होता है। उसके बाद देवगिरी के विद्रोह को दबाने के लिए मुबारक शाह खिलजी खुद जाता है और हरपाल देव की हत्या कर दी जाती है और फिर से देवगिरी को अधीन कर लिया जाता है दिल्ली के। तो ये देवगिरी अभियान है। उसके बाद वारंगल में विद्रोह हो गया था। वारंगल में विद्रोह क्या? वारंगल में काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्र उस समय शासक थे। तो इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद टैक्स देने के लिए मना कर दिया। पहले अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पर टैक्स दिया करते थे हर वर्ष, लेकिन जो ही अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है तो प्रताप रुद्र ने मना कर दिया कि मैं टैक्स नहीं दूंगा। तो इसलिए वारंगल अभियान भेजा गया मुबारक शाह खिलजी के द्वारा। उसके बाद प्रताप रुद्र तैयार हो गए। प्रताप रुद्र जो है ना, वो तैयार हो गए कि हाँ मैं हर वर्ष टैक्स दूंगा। तो ये 3 जो है अभियान थे, ये आप याद रख लीजिए। हालांकि ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको अगर याद रखना चाहें याद कर सकते हैं। मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी जाती है उसी के मित्र खुसरो खां के द्वारा। खुसरो खां के द्वारा 1316 ईस्वी में इसकी मौत हो जाती है, अर्थात इसकी हत्या कर दी जाती है और खुसरो खां अगला सुल्तान बन जाता है। खुसरो खां अगला सुल्तान बन जाता है, लेकिन कुछ महीनों के लिए, एग्जैक्टली कहा जाए लगभग 2 महीनों के लिए, मात्र 2 महीनों के लिए ये सुल्तान बन जाता है, क्योंकि खुसरो खां की फिर हत्या कर दी जाती है गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा। इसके बाद एक नया वंश आता है, खिलजी वंश समाप्त हो जाता है। उसके बाद एक नया वंश आता है तुगलक वंश, ठीक है, तुगलक वंश। गियासुद्दीन तुगलक उस समय गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था। तो खुसरो खां को गाजी मलिक ने मार दिया और एक नए वंश की शुरुआत की, तुगलक वंश। तो खिलजी वंश आपका समाप्त हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तो ये आपका खिलजी वंश पूरा समाप्त हो चुका है। जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, ये 3 महत्वपूर्ण हैं। और बाकी जो 2 आए हैं आपके शिहाबुद्दीन उमर और खुसरो खां, ये अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कहानी के तौर पर आप इन्हें याद कर सकते हैं। स्क्रीन पर 4 लेक्चर आ रहे, देख लीजिए। इसके बाद वाला जो तुगलक वंश शुरू होगा गियासुद्दीन तुगलक, वो भी पढ़ लीजिएगा। नमस्कार।